स्वागत है आपका डांस टॉक विद ऋषि राज के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में जो आज हमारे गेस्ट हैं वो मेरे बचपन की दोस्त हैं। और जब से हमने डांस स्टार्ट किया था तब से हम साथ में ही कर रहे हैं। हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन, बहुत सारे बैटल, बहुत सारा काम एक साथ में किया हुआ है। एंड जितनी अच्छी वो डांसर है उससे कई ज़्यादा अच्छे इंसान है, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वो उन बेज़ुबान जानवरों के लिए भी वो काम करती हैं, सर्वाइव करती हैं, जिसके लिए बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए इस पॉडकास्ट में मुझे उनका बुलाने का मकसद ये है कि वो हम जान पाए कि इंसान के साथ साथ जो आजकल इंसानियत नहीं दिखाते, बट आप वो उन लोगों के काम करते हैं जो बेजुबान होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता है, जिनको कोई खाना नहीं खिलाता है, और जिनको बस लोग पत्थर मार के या फिर जान से मार देते हैं कभी कभी। और उनके लिए वो कैसे लाइफ को उनकी सिक्योर करती हैं, उनके लिए कैसे अपनी लाइफ से कुछ चंद मिनट निकाल के उनको लाइफ देती हैं। तो इसीलिए आज हम स्वागत करते हैं हमारी डांस टॉक विद ऋषि राज के इस पॉडकास्ट में, जिनका नाम है छवि, जिनको लोग जानते हैं म्याऊ के नाम से भी, एक ही म्याऊ। तो स्वागत है हमारा म्याऊ मैम का, जोरदार। सो ये है छवि म्याऊ मैम। तो बेसिकली इनका नाम रियल नाम छवि है और म्याऊ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा मैम कि हु इज़ छवि एंड हु इज़ म्याऊ, पहला क्वेश्चन। छवि तो मैं ही हूँ जो आप देख रहे हो। हाँ। और म्याऊ भी मैं हूँ। कह सकते हो कि मेरे बचपन, कहते हैं ना कि बचपना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो म्याऊ वो आइडेंटिटी है। ओके, तो मतलब आपको लोग बचपन में म्याऊ बोलते थे? हाँ, अभी भी म्याऊ ही बोलते हैं। अभी म्याऊ बोलते, मतलब म्याऊ नाम कैसे पड़ा, मतलब आपने खुद रखा? नहीं, स्कूल टाइम से ही सब मेरे को म्याऊ बोलते थे। उस टाइम की पर्सनैलिटी अलग थी, बट बड़े बड़े होते होते चेंज हो गई, बट बचपना कभी नहीं गया। तो वो जो कैरेक्टर था बचपन से वो कभी नहीं गया है, तो उस वे में लोग मेरे को म्याऊ बोलते हैं। ओके, तो आपका कैरेक्टर क्या, सबको बिल्ली की तरह काटना है या पंजे मारने हैं या क्या करना है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बचपन में मैं काफ़ी नटखट सी थी और अभी भी हूँ, बट बचपने का फेज़ अलग होता है और अब का अलग है, तो वही बचपन से नाम पड़ गया म्याऊ और अभी तक चल रहा है। ओके, तो जब आपका म्याऊ नाम पड़ा तो क्या लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई कि क्या ये बिल्लियों ने नाम रख लिए हैं या फिर क्या ये जानवरों ने नाम रख लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं है। मतलब अगर कोई उड़ाता भी होगा तो मुझे नहीं पता पीठ पीछे, क्योंकि बहुत सारे डांसर्स भी और जो मेरे नोन के वही बोलते हैं म्याऊ कैसा नाम है। और मैंने एक चीज़ में दिखाना चाहूँगा कि सब ने कि म्याऊ ने अपने हैंड से भी म्याऊ लिखवाया। म्याऊ एक बार दिखा दो, कैमरा को दिखा दो ताकि सबको पता चल। ये दिखाओ कैमरा में दिखाओ। सो ये भी है म्याऊ। तो इस नाम के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विजन रहा होगा, तब जाके आपने अपने इस हाथों में नाम म्याऊ लिखवा लिया है। ओके, सो म्याऊ को क्या सिर्फ बिल्लियाँ ही पसंद है? मैं पहली ऐसी बिल्ली हूँ जिसकी दोस्ती डॉग्स, काउस सबसे हर एक एनिमल से। मतलब ये वाली जो म्याऊ है वो किसी से नहीं डरती, सबको प्यार करती है, हर एक एनिमल को प्यार करती है। बिल्कुल। तो आप म्याऊ अपने बारे में बताओ कि लाइक आप एज अ डांसर कौन हो और एज अ ह्यूमन बीइंग कौन हो? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम इस दुनिया में जैसे डांसर है, ठीक है, मैं एक डांस आर्टिस्ट हूँ, तो सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ कुछ है एज अ प्रोफेशन, एज अ आर्टिस्ट भी। तो एक आर्टिस्ट से पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो एक इंसानियत है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। और इवन आप कोई ये चीज़ भी बोलता है ना कि आपकी क्या कास्ट है, आपका क्या रिलीजन है, तो मैं यही बोलती हूँ कि माई रिलीजन इज़ लव और माई रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी। इंसानियत ही मेरा रिलीजन है, प्यार मेरा रिलीजन है कि प्यार फैलाना है जहाँ भी जाना है। और इसके पीछे भी हम बात करेंगे आगे कि प्यार, ये चीज़ें कहाँ से सीखी, कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली इन चीज़ों की। हाँ जी। ओके नो, तो अब बात करते हैं जो आपके गोद में ये प्यारा सा जो पपी है, इसकी क्या कहानी है और ये आपके साथ क्यों है? तो किसी के थ्रू इसकी कॉल आई थी और पता चला कि एक बच्ची है वो पैरालाइज है। वो तो मैंने उनसे वीडियो मंगाई। देन उसके बाद मेरी कोई टीम नहीं है,
तो मैं खुद रेस्क्यू करने गई इस बच्ची को रेस्क्यू करा, फिर मैं इसे अपने शेल्टर में ले आई। तो इस बच्ची का नाम मैंने आलिया रखा है, आलिया क्यों? और प्यार से आलू भी बोलती हूँ। आलिया 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 बहुत इसकी offend हो जाएगी। पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे सूट करता है। जैसे कि क्या करती है? जैसे बहुत नटखट है, ओके। बहुत ज़्यादा शरारती है। और फिर फ़िलहाल जब ये हमारे पास आई थी तो ये खड़ी होती थी अपने पैरों पे, बट इसके पीछे के जो 2 पैर है वो बेंड नहीं होते हैं। तो उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, इसको मसाज करी। तो प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट चलने के बाद इसको चलाया मिट्टी के पोर्शन में। उसके बाद ये अब चलने लगी है, प्लस भागती भी है। पर कंडीशन ये है कि इसके पीछे के पैर कभी मुड़ नहीं पाएंगे, हमेशा स्ट्रेट ही रहेंगे। ओके ओके। तो ये आपके पास कितने टाइम से? इसको हो गया मेरे पास अराउंड 5-6 मंथ। तो जो भी आपके पास रेस्क्यू आते हैं केसेस, वो सब ऐसे ही होते हैं क्या? मीन कि कोई किसी की हड्डी टूटी होती है या फिर किसी को चोट लगी होती है, ऐसे वाले होते हैं या कोई छोड़ के चला जाता है? सारे केसेस ऐसे ही होते हैं? सारे केसेस ऐसे ही होते हैं। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि कोई बच्चे पैरालाइज है, उसको गाड़ी वाला मार गया, और कोई बच्चा ब्लाइंड हो गया है, रोड पे सरवाइव नहीं कर पा रहा है, किसी की गाड़ी वाले ने पूरी लेग ही कुचल दिया, उसकी लेग की हड्डी बाहर आ गई। तो उसका हमें कभी कभी केस ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर्स उस लेग के लिए एम्पुटेशन बोल देते हैं। एम्पुटेशन क्या होता है कि उसका लेग काटना पड़ता है बच्चे का सर्जरी में। तो कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं। और उसके अलावा जो आजकल बहुत सारे ब्रीड्स, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स, इवन बहुत सारे ब्रीड्स अब छोड़ी जा रही है। कितने सारे लोग हैं जो इन बच्चों को थोड़े दिन पालते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं किसी न किसी रीज़न से। और जहाँ तक मैंने देखा है, जो कार वाले या फिर जो स्कूटर बाइक वाले कभी कभी इन जानवरों को कुचल देते हैं और वो रुकते भी नहीं। उनको ऐसा लगता है कि, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने देखा हुआ है केसेस काफ़ी, कि उनको ऐसा लगता है कि यार जानवर तो है, उन्होंने कुछ गलती नहीं करी है, उनको मार के चले जाते हैं। और उनको ऐसा कुछ गिल्ट भी नहीं होता कि यार चलो ठीक है, बीच में कुत्ता ही तो आया या फिर बिल्ली तो आई है ना, चूहा तो आया ना, मार के चले गए। उनको एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। मैं इस चीज़ के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मोस्टली केसेस, अगर हम लोग, आप लोग हैं, लोग वर्क कर रहे हैं, अभी हम लोग इनके लिए वर्क कर रहे हैं ना, मैं इनके लिए वर्क करती हूँ, तो मुझे इस फील्ड का पता है कि कितने ज़्यादा केसेस होते हैं जो लोग मार के चले जाते हैं और मुड़ के देखते तक नहीं है। क्योंकि उनके लिए क्या है, उनके लिए सिर्फ जानवर है, जानवर ही तो है, और कुछ भी नहीं है उनके लिए, और वो मुड़ के देखते तक नहीं है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि कोई भले इंसान ने कॉल कर दिया कि हाँ यहाँ पे कोई गाड़ी वाला हिट करके चला गया इस बच्चे को, तो कोई ना कोई एनजीओ वाला, कोई ना कोई एनिमल रेस्क्यूअर या खुद वो लोग ले जाके पहुँचा देते हैं। बट आप सोचो ना, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि उन बच्चों तक कोई पहुँच नहीं पाता और बच्चे तड़प के मर जाते हैं। अभी इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इंसान का नहीं है, इंसान जानवर का तो तब होगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी एनिमल का या फिर किसी इंसान का भी, तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना मोबाइल निकाल लेते हैं और मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, ताकि उनको पता चले कि इस एक्सीडेंट वाले जगह पर मैं अवेलेबल था और वीडियो अपलोड करूँगा तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगा। तो ये सारी बहुत ही छोटी सोच वालों की जो लोग करते हैं, वो छोटी सोच वाले लोग करते हैं कि वीडियो बनाने से अच्छा है उसको उठा लो, उसको थोड़ा सा सहला दो, उसको पानी पिला दो। माना तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम उस जगह से उठा के उसको साइड में रख के आओ उसको, ताकि कोई एम्बुलेंस को कॉल कर दो, किसी एनजीओ कॉल पर कम से कम। बट नहीं, ऐसा नहीं है, सीधा फ़ोन निकलेगा और वीडियो बनाती है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा 2 दिन पहले, सच बता रहा हूँ। मेरे को इतना गिल्ट हुआ ना, मैंने एनजीओ को कॉल किया कि यार ऐसी ऐसी बात हुआ, तो वो लोग आए और उसको ले गए। बट वो जैसे ही आने वाले थे ना, वो मर चुका था वो डॉगी। फिर उसका साइड में था, रेलवे फाटक था, उसके बगल में मिट्टी का कुछ था, तो उसको फटाफट हमने एक गड्ढा खोदा, एक पन्नी लिया, नमक थोड़ा सा डाला, जैसा मैंने तुम्हारे स्टोरी पे देखा था, वीडियो में देखा था कि तुम नमक डालती हो ताकि उनको अच्छे से रहे, तो नमक में डाला उसको और उसको जब दफनाया, ऐसा बता रहा। तो ये मैंने देखा। बट नाउ हैट्स ऑफ है कि मतलब कि एज अ आर्टिस्ट होके भी आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, कि वो बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं भाई। तो
एज अ आर्टिस्ट, एज अ डांसर आपको क्या क्या सर्वाइव करना पड़ रहा है इस शेल्टर के साथ, क्योंकि आपका डांस भी कहीं ना कहीं डाउन जा रहा होगा भी, इस शेल्टर के चक्कर में आप डांस भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी या फिर चीज़ें छूट रही है मुझसे जो मैं करना चाहती थी? सच बताऊँ तो कभी कभी मतलब ये जो सेवा करने वाला काम है ना, ये कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, बट ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। हमें कोई सैलरी नहीं देता कि आप जाके इतने डॉग रेस्क्यू करो और इतने की जान बचाओ तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे। हम ये अपनी इच्छा से करते हैं। बट जैसा कि मेरा डांस आर्टिस्ट हूँ मैं, और मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब मैंने शेल्टर खोला था तब थोड़ी प्रॉब्लम आई थी डांस को लेकर स्टार्टिंग में। तो क्योंकि क्या होता था, कोई कहीं भी से कॉल कर देता था और मैं किसी भी टाइम पहुंच जाती थी, चाहे 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो रात के, चाहे 2 बज रहे हो। फिर वो एक अलग चीज़ है। बट फिर मैंने सोचा कि डांस को भी उतना इम्पोर्टेंट देना है जितना मैं इस सेवा को दे रही हूँ, इन बच्चों के लिए दे रही हूँ। तो मैंने एक टाइम बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ सेट करा। पर अभी कुछ टाइम से मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ इंजरी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ये लोगों को भी पता चल गया, जो लोग मेरे से कनेक्ट है, जो लोग मेरे को देखते रहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे कहीं भी, कि मेरे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, चाहे इंजरी हो गई चाहे एक्सीडेंट हो गया। बट बीच बीच में ब्रेक्स आते हैं, बट मैंने होप नहीं छोड़ी है। इवन मैं सच में डांस के बिना अभी भी नहीं रह पाती हूँ। तो सोल के अंदर है वो डांस, और हमेशा रहेगा। फॉर श्योर मियाँ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आई एम श्योर कि मैं प्रे करूँगा, हम सभी लोग जितने भी हम यूजर्स देख रहे हैं, हम सब प्रे करेंगे कि मियाँ हम जल्दी से ठीक हो जाए, इनकी इंजरी जल्दी से रिकवरी में आ जाए और इसके बाद वापस से हम इनका डांस देख पाएँ बैक। ठीक है, फिर से हम इनका डांस देख पाएँ। तो आप मुझे ये बताओ मियाँ कि वैकिंग क्यों चुना आपने? क्योंकि पहले आप हिप हॉप करते थे, आप पहले लॉकिंग पॉपिंग सब आपने, ब्रेकिंग भी आपने ट्राई किया, ठीक है, तो अचानक से वैकिंग क्यों? सबसे पहले मेरी ब्रेकिंग से ही डांस किया था स्टार्ट मैंने। उसके बाद मतलब पार्क में करती थी मैं, और बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही थी मैं। मतलब मैंने कभी एकेडमी देखी भी नहीं थी कैसी होती है। उसके बाद मैं एकेडमी गई। वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में गाइडेंस नहीं मिला इतना, तो अभी तक मैं ब्रेकिंग कर रही होती तो एक सोचती हूँ कि हाँ अच्छा है, बट फिर एक तरफ ध्यान आता है कि गिल्ट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ का, रिग्रेट मत करो कभी लाइफ में। उसके बाद मैंने फिर करती गई, सारी चीज़ें सीखी, कैंप्स करे, क्लासेस करी, प्रैक्टिसेस करी। उसके बाद सब स्टाइल्स की नॉलेज लेने के बाद मैंने वैकिंग किया, और मैं सारे स्टाइल्स ही कर रही थी उस टाइम। बट मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब वैकिंग में इतना इन्वॉल्व हो गई, और कब मुझे ऐसा लगता है कि वैकिंग ने, मतलब कहते हैं ना कि हम डांस स्टाइल को चूज़ करते हैं, तो मैंने डांस स्टाइल को चूज़ नहीं करा है, वो खुद हमारे अकॉर्डिंग वो मेरे अंदर आ चुका है। ओके। हाँ, नहीं, मैंने देखा जब आप वैकिंग करते हो ना तब अलग ही दिखता है। मीन्स कि वो जो कैरेक्टर आता है, वो जो अंदर से चीज़ें आती है ना, वो अलग ही, मतलब गूज बम्स खड़े हो जाते हैं यार, इतना क्लीन, इतना ओरिजिनल कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे समझ आता है कि एनिमल्स में जब मैं इतना इनके साथ इन्वॉल्व हुई हूँ, इन बच्चों के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका कहीं ना कहीं हाथ मेरा वैकिंग से कनेक्टेड है। क्योंकि वैकिंग एक ऐसा डांस स्टाइल है, मोस्टली और जो डांस स्टाइल है सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैकिंग भी है, सब चीज़ें। बट वैकिंग इसलिए इतना दूसरे डांस स्टाइल से अलग है क्योंकि उसमें पंकिंग है। पंकिंग इज़ बेसिकली कि वो आप खुद नेचुरली हो। मुझे ऐसा लगता है कि वैकिंग सबसे ज़्यादा इमोशनफुल डांस फॉर्म है, एक स्टोरी बेस्ड डांस फॉर्म है। कि बहुत सारे डांस फॉर्म है जो प्लान करे गए, जो क्रिएट करे गए, जो बनाए है, बट वैकिंग बनाया नहीं है कभी। वैकिंग एक खुद के, मतलब आपको पता ही है हिस्ट्री कि उसकी जानोगे तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं कि वो खुद उनके नेचुरल कैरेक्टर से, नेचुरल बिहेवियर से
आया है ये डांस फॉर्म, तो मुझे ऐसा जो लगता है कि वो LGBTQ मेरे यस, कम्युनिटी थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे इस काम से भी रिलेटेड है कि जो अंदर से प्योर चीज़ है वो चीज़ मतलब कनेक्ट करती है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो रिसेंटली ना आपने एनिमल शेल्टर भी ओपन किया है, तो उसमें ऐसे कितने एनिमल्स हैं जिनको आप फीड करवाते हो या उनकी टेक केयर करते हो? अभी एनिमल शेल्टर में अराउंड 24 to 25 बच्चे हैं Okay. और उसमें सारे ऑलमोस्ट इंजर्ड बच्चे हैं। वो सब रेस्क्यू वाले हैं? रेस्क्यू वाले हैं, खुद रेस्क्यू करे, कुछ लोगों को मिले हैं उसके थ्रू आए हैं, तो अलग अलग जगह से है। उसके अलावा जो मैं फ़ीड कराती हूँ अपने एरिया में, उसमें 120+ बच्चों को मैं फ़ीड कराती हूँ। 120+? हाँ, मतलब एक स्कूटी से मैं फ़ीड कराती हूँ, ड्रम रखती हूँ, ड्रम रखने के बाद पूरे एरिया में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, तो क्या होता था, स्टार्टिंग मैंने करी थी तो 20 बच्चों से करी थी अपनी इनकम से। उसके बाद मैं धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए कि हाँ ये भी भूखा है, ये भी भूखा है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो पता ही नहीं चला कब इतने बच्चे बढ़ गए। तो मुझे प्रॉपर 120+ बच्चों को फीड कराने में 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद प्लस गौ माता की भी फीडिंग होती है। तो इन सब का जो लाइक फूड है वो कहाँ से आता है? कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है तो जो फीड कराते हैं, मतलब हम लोग, जैसे राइस है तो कोई डोनेट कर देता है और डॉग फूड है कोई डोनेट कर देता है, तो ऐसे ही चलता है। और कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे को खुद अपनी तरफ से भी करना पड़ता है। ओके, तो आपकी जो अर्निंग सोर्स है डांस, बेसिकली डांस से आपका अर्निंग सोर्स है, तो आप अपनी अर्निंग सोर्स का कितना % इस शेल्टर में इन एनिमल्स के लगाते हो? या मैं फुल 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 मतलब कि कुछ भी पैसा आ रहा है तो आप इनमें लगा रहे हो? इनमें ही जा रहा है। इवन अभी मेरे जो एनिमल शेल्टर जो मैंने ओपन किया है उसका रेंट मैं अपनी इनकम से ही देती हूँ। उस एनिमल शेल्टर का रेंट भी आप अपनी इनकम से दे रहे हो? तो आई मीन कि यार ये तो बहुत इंसानियत से ऊपर वाला काम कर रहे हो आप, सीरियसली बताओ। मीन्स कि जो लोग भी एक अच्छी सैलरी अर्न करते हैं वो भी अपना सिर्फ 20% या 30% लगाते हैं, बट आप अपना पूरा का पूरा लगा रहे हो और आपके पास तो इतने इनकम भी, लाइक डांस से जो भी इनकम आती होगी, मेक श्योर कि बिकॉज आपका घर भी है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, उस चीज़ को भी हटा के आप सिर्फ इन पर फोकस कर रहे हो। हेड्स ऑफ है आपके लिए, मैं हेड्स ऑफ है सीरियसली। तो जो आपकी डांस कम्युनिटी है, जो डांसर कम्युनिटी है, वो किस तरीके से हेल्प करती है आपके इस शेल्टर में या इस फील्ड स्ट्रीट में? कुछ हेल्प होता है? कभी किसी ने हेल्प किया है मुझ जैसे इंसान? पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। कि मैंने नहीं, सीरियसली, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कॉल आया था मेरे पास और आपने ही मुझे आइडिया दिया था कि हम डांस कम्युनिटी में ऐसा कर सकते हैं। मतलब मेरे पास सच में ऐसा आइडिया आया नहीं था और आपके थ्रू ही मैं इन चीज़ों को लेकर मैं और क्रिएटिव हुई हूँ। तो सबसे पहले आपका कॉल आया था, फिर आपने मुझे आइडिया दिया था कि छवि हम लोग मिल के एक कैंप कराते हैं और जितनी भी उससे कंट्रीब्यूशन आएगा बच्चों के थ्रू वो आपके फीड स्ट्रीट में कंट्रीब्यूशन जाएगा, प्लस बच्चों को सीखने को भी मिलेगा। फॉर श्योर। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना अरे चाहूँगी, थैंक यू नहीं, जब क्योंकि मैंने मेरे शायद माइंड में ये आइडिया आता ही नहीं। उसके बाद फिर और कैंप कराए 2-3, तो डांस कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिला है। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं इनके लिए सिर्फ इन चीज़ों में चेंजेस नहीं लाना चाहती कि रेस्क्यू हो गया, खाना खिलाना हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, कैंप्स वगैरह कराना, इनके लिए फ़ंड इकट्ठा करना और इनके लिए ट्रीटमेंट करना, ये तो चल ही रहा है। मोस्टली NGOs रेस्क्यूज़ ही कर रहे हैं, फीड करा रहे हैं, एडॉप्शन करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पर मेरा मेन मोटिव है कि मुझे अवेयरनेस फैलाना है इन बच्चों के लिए, मुझे कैंपेन्स कराने हैं इन बच्चों के लिए। तो डांस कम्युनिटी से ही स्टार्ट किया था मैंने सबसे पहले कि इन बच्चों को कैसे जागरूक करना है इन बच्चों के लिए और लोगों तक, क्योंकि अब मैं एक अकेली हूँ, अगर अकेले की बात करें तो हम पूरी सोसाइटी में मैं चेंजेस एक साथ नहीं ला सकती, बट अगर हम एक एक करके सारे लोग जुड़ जाए और हम इनके लिए अवेयरनेस फैलाए, जागरूक करें कि इनको खाना देना क्यों ज़रूरी है,
इनका स्टरलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इनके लिए क्रुएलिटी क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए, इसका रीज़न भी है, आगे हम बात करेंगे कि क्यों हो रही है क्रुएलिटी, क्यों इन पे इतने अपराध हो रहे हैं जानवरों के लिए। तो इन चीज़ों के लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक सोसाइटी में चेंजेस नहीं आएंगे ना, तब तक ये क्रुएलिटी बढ़ती रहेगी। चाहे हम कितना भी रेस्क्यू कर लें, चाहे हम कितना भी ट्रीटमेंट करा लें, बट अवेयरनेस कैंपेन्स कराना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे अवेयरनेस कैंपेन्स कराने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो फॉर श्योर ये ज़रूर होगा इस पॉडकास्ट के बाद जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ पे भी अवेयर हो जाए कि ये लोग भी एक इंसान की तरह जीते हैं, इनको भी भूख लगती है, इनको भी चोट लगती है, ये भी कुछ सहते हैं, इनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। प्लीज़ इनको इस तरह से ट्रीट ना करें, इनको मार रहे हो, इनको आप सोने के लिए अगर आपके घर के आगे सो रहे हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर सो रहे हैं, तो प्लीज़ इनको मारो मत, ठीक है? इनको जगह दे सकते हो आप, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ओके छवि, तो आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि आपको शेल्टर ओपन करना चाहिए? ऐसी क्या सिचुएशन आई थी कि आपने एक एनिमल्स के लिए शेल्टर ओपन किया? स्टार्टिंग से ही लेकर ना मैं फीडिंग कराती थी। मैंने फीडिंग से स्टार्ट किया बच्चों की। पहले 20 बच्चे थे, फिर 25 हुए, फिर धीरे धीरे 120 प्लस बच्चे कब हो गए पता ही नहीं चला। पर फीडिंग के दौरान ये दिक्कत आती थी कि कहते हैं ना कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे के मैगेट वूंड हो गया, किसी बच्चे के इंजरी हो गई। तो ये सारी कंडीशन कभी कभी क्या होता है कि इन चीज़ों को, उनके जो केसेस होते थे उनको घर पे रखना, ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत ज़रूरी था। तो अब सोचा मैंने कि कहाँ रखूँ, फिर मैं उनको अपने घर लेकर आई। प्लस मेरे घर पे खुद के पेट्स, तो ऊपर मेरे घर में खुद जैसे होता है कि मेरे घर में एक ही रूम है, नीचे ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, ऊपर रेंट पे है 2 फ्लोर। तो ऊपर का जो रूम था वो मुझे, मतलब मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी ने रेंट से हटा दिया वो रूम, और फिर एक रूम स्पेशली रेस्क्यू बच्चों के लिए रखा गया। बट बात ये आई एंड टाइम पर, स्टार्टिंग में तो कर लिया जैसे तैसे, बट फिर धीरे धीरे करके बात ये होने लगी कि एक ही कमरे में कितने बच्चों को रखा जाए, ये कंडीशन आ गई। तो तब जाके मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हाँ अब एक एनिमल शेल्टर ओपन करना चाहिए। बट ऐसा होता ना कि सब कोई सोचते हैं कि अब करेंगे या इस टाइम हमें करना है, प्लान रहता है। बट सच बताओ तो मेरा कुछ प्लान नहीं था, सडनली बस ओपन कर लिया, ना कोई बैकअप था ना कुछ, बस भगवान की दया से और सबके सपोर्ट से चल रहा है। शेल्टर सही चल रहा है, बट प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। कहीं ना कहीं भगवान आपको देख रहा है और सभी बच्चों को देख रहा है, और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब भी प्रॉब्लम आती होगी तो आपकी हेल्प हो जाती है, नहीं हो पाती। इस चीज़ का मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी अपना। मैं खुद ये बताना चाह रही थी कि कभी कभी क्या होता है ना कि मेरी भी जैसे होता है ना सडन कि शेल्टर का रेंट नहीं हो पाया, तो पूरा नहीं हो पाया, कम पड़ रहे हैं, या इस बच्चे के लिए नहीं हो पाया, उस बच्चे के केसेस में लगा दी मैंने अपनी इनकम, तो शेल्टर के रेंट में कम पड़ गए। तो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है 3-4 बार कम से कम कि 2 दिन बाद रेंट देना है, 2 दिन बाद देना है फीडिंग का। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 दिन पहले से मैं टेंशन में हूँ कि कैसे होगा, अभी 2 दिन ही बचे हैं, और अचानक से हो जाता है वो 2 दिन बाद आ जाता है। बट कभी कभी मेन दुख ये होता है बच्चों को लेकर कि किसी किसी केस के लिए ना फंड नहीं आ पाता है। कभी कभी ऐसे केस आते हैं कि उनका फ़ंड नहीं आ पाया, और मैं शेल्टर से पहले ऐसा होता था कि मैं इलाज नहीं करा पाई और बच्चे ने दम तोड़ दिया। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी अपनी लाइफ में कि कुछ तभी सोच लिया था मैंने कि चाहे, मैंने अपने आप से बोला चाहे तुझे कहीं भी जाए, तुझे इतना ज़्यादा इनके लिए अवेयरनेस करना है, इतना ज़्यादा फैलाना है अपनी इस सेवा को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और कंडीशन जब ऐसी आई कि बच्चों के लिए फ़ंड ना आ पाए तो ये चीज़ें भी कवर अप हो जाए जल्द से जल्द।
कि फॉर श्योर ज़रूर होगा, और हम इस तरह से इस चीज़ को, इस सेवा को ज़रूर हम अवेयर करेंगे ताकि नॉर्मल से नॉर्मल लोगों तक ये बात पहुँचे। अच्छा छवि, भगवान को मानते हो? बहुत ज़्यादा, भगवान से कनेक्ट हो? बहुत। कुछ हेल्प होती है कि अचानक कभी ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है, एक बहुत सिचुएशन आ जाती है और उससे बचने के लिए आपने बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया और वो सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कभी कुछ हुआ लाइफ में कि भगवान पर छोड़ दिया, जो होगा सो होगा? भगवान पे जो मेरा बिलीव है, लाइक वो ऐसा है कि जैसे होता है ना कि तुम, जैसे कहते हैं कि लोग ये जज करते हैं कि तुम यहाँ नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, तो तुम नहीं करते बिलीव। जैसे कोई होता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे हर मंडे मंदिर जाना है या मुझे हर सैटरडे ये करना है। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा है कि जब दिल से आवाज़ आई, जब कि आज तुझे मंदिर जाना है या आज तुझे गुरुद्वारे जाने का मन है, तो मुझे उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना ही जाना है। चाहे रात के 12 बजे, कई बार ऐसा होता है मैं रात के 12 बजे जब बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ, मैं बंगला साहिब चले जाती हूँ। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इन बच्चों के साथ जब बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ तो इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इन बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे इन बच्चों ने दी है। मुझे इन बच्चों ने क्यों दी है हिम्मत इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये जो सहन करते हैं ना, उतनी सहन शक्ति इंसानों में भी नहीं है। और इनकी सेवा करना मेरे लिए पूजा है, मेरे लिए वही इबादत है। मेरे लिए इनकी सेवा करना, मुझे भगवान नज़र आ जाता है। वो कहता है ना कि कर तू सेवा, मतलब किसी भी रूप में नारायण मिल जाएगा। तो मुझे, मैं भगवान को देख लेती हूँ, महसूस कर लेती हूँ। हाँ, इनके साथ होती हूँ। तो कभी ये जब इनके साथ आप रहते हो, फीडिंग करवाते हो, जब इनकी टेक केयर करते हो, ये लोग काटते भी होंगे? बहुत बार मैंने देखा है स्टोरी पे, रील्स पे, आप इंजर्ड हुए इनके थ्रू, तो उस टाइम में ऐसा लगता है, आता है गुस्सा, यार छोड़ो ना, ऐसा क्या करो, या फिर बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है। और प्यार आता है इनके? बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। और मतलब मेरा ऐसा रहता है कि न्यूट्रल, कि एक ना इंसान और जानवर में एक फ़र्क है समझ का। हम समझ लेते हैं, बट इनमें समझ नहीं है। अगर इनमें इतनी समझ होती कि हाँ भाई ये बंदा मेरे लिए सही है, या ये मुझे खाना देगा या नहीं देगा, तो ये फिर उस समझ के अकॉर्डिंग चलते कि हाँ मुझे इसके पास जाना है, नहीं जाना है ना। ये इनको बस प्यार चाहिए, ये बहुत नादान है, इनको बस प्यार चाहिए। और जानवर के काटने के 4 रीज़न्स होते हैं, 4-5 रीज़न्स होते हैं जिस वजह से वो काटते हैं। पहला कि जब गली में जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास, गली के या कहीं के, कि ये डॉग हमें काटता है, तो क्या करें। बट मैं जाती हूँ तो वहाँ पे नहीं काटता मुझे, तो मैं भी तो उसके लिए अननोन हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि वो जानवर सच में काटता है, बट अभी तक फॉर श्योर ऐसे केसेस में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। रीज़न ये होता है कि फ़र्स्ट होता है कि इनकी नसबंदी नहीं हुई, स्टरलाइजेशन कराना ज़रूरी है MCD के थ्रू। तो तब ये लोग थोड़ा सा मीटिंग को लेकर ये लोग एक्साइट हो जाते हैं, तो एग्रेसिव हो सकते हैं। सेकंड रीज़न है, लोग जब इनको डंडा दिखाते हैं, भगाते हैं, तो ये लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसे हम ही इंसान हैं, हम लोग भी चिड़चिड़े हो जाएंगे जब ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जाएगा। तो ये रीज़न है। तीसरा ये रीज़न है कि भूख के कारण, सबसे बड़ा ये रीज़न मुझे लगता है भूख के कारण। क्योंकि जब मैंने फीडिंग कराना स्टार्ट किया है, पहले मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था, पर जब मैंने फीडिंग कराना स्टार्ट किया तब मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि इस गली में कोई खाना ही नहीं देता उस बच्चे को। तब जाके मैंने उसको शुरू किया खाना खिलाना। मैं चाहती हूँ कि गली वाले और आसपास के लोग खाना खिलाएं, ताकि मैं भी वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ खाना ना मिलता हूँ। ये है। और फोर्थ रीज़न ये होता है, अक्सर जानवर अपने बचाव में काटते हैं, दर्द में काटते हैं। तो अक्सर मुझे रेस्क्यू करते हुए काटा है, क्योंकि वो दर्द में इतना होता है, उसका इंटेंशन नहीं होता काटने का, बट वो दर्द में इतना होता है कि उस जानवर को, उस बच्चे को ऐसा लगता है कि ये मुझे हानि पहुंचाने तो नहीं आया। क्योंकि और लोगों ने इतना बना दिया है ना, कोई भी जानवर बैठा है, कोई भी बच्चा बैठा है,
और लोग जा रहे हैं उसको मार रहे हैं, तो वो हम पे ट्रस्ट कैसे करे? बिल्कुल, उसको इनसिक्योर हो जाता है वो कि हम हर्ट कर देंगे। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा हो गया है इनके साथ। ये बच्चे सोचते हैं कि सब इंसान ऐसे ही है। आप मानोगे नहीं, जब मैं 4 साल से जिन बच्चों को फ़ीड करा रही हूँ, अभी भी उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं 4 साल से फ़ीड करा रही हूँ, और 4-5 बच्चे ऐसे जो मेरे पास आते ही नहीं आज तक। वो दूर से मैं खाना डाल देती हूँ, वो खाना खा लेंगे बट कभी मेरे पास नहीं आते। उनको ऐसा लगता है इतना ज़्यादा इंसानों ने अपनी जो हैवानियत होती है ना वो दिखा दी है कि ये भी मुझे मारेगा, इतना ज़्यादा वो लोग डर गए हैं। और किसी का भरोसा नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इनको चोट लगेगी तो मैं रेस्क्यू कैसे करूँगी। मतलब इनमें भी इतनी समझ होती है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, किससे मुझे डरना चाहिए, किससे मुझे पास जाना चाहिए, ये सब इनमें समझ होती है। कई कई केसेस में होती है, कई कई बच्चों में होती है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान जा रहा है और उसके पास अचानक से सारे बच्चे आ गए पूछ हिलाते हुए, तो उनको ऐसा महसूस हो जाता है, सबसे पहले इनको हो जाता है। ओके। क्योंकि एक इंसान आपको भूल सकता है, बट ये जानवर, ये बच्चे कभी नहीं भूलेंगे आपको। तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई डॉग भूखा है, या फिर उसे उसे प्यार करना है, या फिर उसे कुछ बीमारी है, उसे कैसे पता चलता है? उसके कुछ साइन होते हैं इन सब डॉग्स के? हाँ, साइंस होते हैं। जैसे मैं डेली खाना खिला रही हूँ और कभी वो सुस्त है, कभी नहीं खाएगा खाना, या सिर्फ सो ही रहा है कंटिन्यू, और बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी होते हैं कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा है, काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा है। ऐसे ऐसे साइंस होते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को। वो पूछ हिलाने का क्या साइन होता है जब बच्चे पूछ हिलाते हैं? उसका मतलब है कि वो आपको प्यार करना चाह रहा है, वो आपके पास आना चाह रहा है। अच्छा। और उस टाइम हमें प्यार करना चाहिए। अच्छा, और जब उनके सर पे हम हाथ ऐसे करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, वो चुपचाप हो जाते हैं, वो सब आपको प्यार करते हैं? इनको बस प्यार चाहिए। इनको सिर्फ क्या प्यार चाहिए? इनको प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार और 2 वक्त की रोटी। मैं तो ये उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, या जो लोग कहते हैं ना कि हमने इतने दिन पाला, अब हम इसे छोड़ रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कि पैसे नहीं है। पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे कि झुग्गी वाले, या बोलते हैं ना छोटी छोटी दुकान जो होती है, गुमटी, खोका, उन लोगों के पास भी होते हैं बच्चे। वो लोग कैसे पालते हैं? सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए इन्हें और प्यार चाहिए। उनका दिल कितना बड़ा होता है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि अपने पेट्स को ना छोड़े, ये रीज़न देके कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। इनको बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। ज़रूरी नहीं आप महंगा सा डॉग फूड ख़रीद के लाएं इनके लिए। आप जैसा बच्चे को बचपन से पालोगे वो वैसा ही बनेगा, जैसा आप उसको आदत दोगे। ऐसा भी तो होता है ना कि जो मिडिल क्लास होते हैं, वो लोग जो अपर क्लास के होते हैं, उनकी ब्रीड को देख के कि ये इसके पास बुलडॉग है, इसके पास अमेरिकन ये है वो है, उसको देख देख के वो भी परचेज़ कर लेते हैं। और जब उनको पता चलता है कि यार इसका तो खाना पीना इतना महंगा है तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इसलिए या तो उनको बेच देते हैं ब्रीड को, या फिर इनको छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं या फिर अपर क्लास के जो सिर्फ ब्रीड को ही अडॉप्ट करते हैं, देसी को करते ही नहीं हमारे बहुत सारे नहीं, 99%। बहुत सारे आए, बहुत सारे। पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग उनको देख के अडॉप्ट करते हैं ना, वो सिर्फ यही है कि पहला कि ये शो ऑफ, कि शो ऑफ के रीज़न से कि हाँ भाई इसके बड़े बाल है, इसका ब्रॉड फेस है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़ वे कहते हैं ना कि अगर आप किसी कीमती चीज़ को, उनके लिए कीमती चीज़ क्या है कि ब्रीड है, तो ये कीमती है। बट अगर आप किसी, कहते हैं ना कि कोई चीज़ उठा के लाए हो सड़क से, अभी मैं बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, कोई चीज़ उठा के लाए हो सड़क से और उसको फिर आप अच्छे से बना दो, अच्छे से सजा दो, तो वो कितनी सुंदर हो जाती है। तो उसी एग्जाम्पल से मैं बोलूँगी कि आप सड़क से इन देसी बच्चों को लेकर आओ और उसको आप एक घर दो, रोटी दो, प्यार दो, और उसको कुछ नहीं चाहिए, तो एक लगेगा ना कि आप इन बच्चों की ज़िंदगी बचा रहे हो, इन बच्चों की ज़िंदगी बचा रहे हो कि कीमती चीज़ आप घर लेकर आए हो, वो होती है असली कीमत ज़िंदगी की। प्लस ब्रीड लवर्स के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि
ब्रीड लवर्स के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो ब्रीड डॉग्स होते हैं कितने सारे वो अब छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? किसी के लॉकडाउन हुआ था अभी, लॉकडाउन में लोग बोर हो रहे हैं, लोगों ने बोर होने का नतीजा फिर इन बच्चों पे डाल दिया कि हाँ ये बच्चे उनके लिए जैसे खिलौना है, बट इनमें भी जान है। तो ब्रीड को वो ख़रीद के लाए, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो गया ऑफिसेज स्टार्ट हो गए, उन्होंने रोड पे छोड़ दिया। किसी को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, रोड पे छोड़ देते हैं। बचपन से पालते हैं डॉग को, बच्चों को, और फैमिली की तरह नहीं रखते। कुछ केसेस ऐसे होते हैं बांध के रखते हैं, बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, छोड़ देते हैं बड़े होने पे। और एक केस की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। मेरे शेल्टर में एक केस आया है और 7-8 महीने हो गए उस बच्चे को आए हुए मेरे पास। उस बच्चे का नाम जिमी रखा है मैंने। किसी एक काइंड लेडी है वो लेकर आई थी मेरे पास, उनके भाई को मिला था। पोमेरियन ब्रीड है जिसके वाइट बाल होते हैं बड़े बड़े, और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत ज़्यादा ओल्ड बच्चा है वो। मतलब काफ़ी उम्र हो गई उस बच्चे की, और उसके इतना स्किन इन्फेक्शन है बच्चे के। तो अभी इतना स्किन इन्फेक्शन हो गया उसके कि उसके बाल भी अब पूरी तरह नहीं आ सकते एज फैक्टर की वजह से। उस बच्चे को मतलब मुझे देख के रोना आता है कि ब्रीड है, छोड़ दिया ठीक है, बट बच्चा आया शेल्टर में। बहुत सारे बच्चे आते हैं शेल्टर में जो कुछ दिन उदास रहते हैं, लाइक कैसी जगह आ गए, नई जगह आ गए, तो वो उनके लिए थोड़ा सा अलग चीज़ होती है कि कहाँ आ गए, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। बट उसके बाद वो घुल मिल जाते हैं और डॉग से और बच्चों से खेलने लगते हैं। बट ये बच्चा अभी तक नहीं घुला मिला। वो इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर से गुजरा है ना। अब सोचो ना, उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया और वो रोड पे रहा, पता नहीं कैसे रहा होगा। उसके बाद वो आया शेल्टर में, ठीक है। वो अभी तक इतने महीने हो गए, हम उसको वॉक कराते हैं सुबह शाम। वॉक कराने के बाद उसको अच्छे से रखते हैं पर्सनली, ताकि वो बच्चा ठीक हो जाए। मेंटली जिस दौर से वो गुजरा है, फिज़िकली दर्द इतना नहीं होता जितना मेंटली बच्चा गुजर रहा है इस दर्द से। तो वो बच्चा ठीक होने की कोशिश करता ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा उसको अपने ओनर की याद आती है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उसके ओनर तक ये वीडियो पहुँचे और वो देखे कि वो बच्चा किस दौर से गुजर रहा है और उसको एहसास हो। जितने भी ऐसे लोग हैं जो छोड़ देते हैं, प्लीज़ ऐसे ना छोड़ा करो, बिकॉज उन सब के अंदर भी एक जान होती है, उनकी फीलिंग्स होती है। इस तरह से टॉर्चर वो भी होते हैं, मेंटली टॉर्चर वो भी होते हैं। तो प्लीज़ कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, खासकर कि जानवर के साथ। मैं जैसे कि आप जो शेल्टर चला रहे हो और आप जो इतने सालों से काम कर रहे हो, तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ केसेस भी है जो आपकी लाइफ में सबसे बदतर से बदतर केसेस आए होंगे इन सबको लेके? ऐसा कभी कुछ केस आया? बहुत सारे केसेस आए हैं, बदतर से बदतर आए हैं। मतलब जिसका सोचा नहीं था ऐसे केसेस भी आए हैं। एक केस था, मेरे पास कॉल आई थी एक, और उस टाइम मैं बहुत इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रही थी। बट स्टिल उस बच्चे की वीडियो देखने के बाद मैं तुरंत गई। और जब मैं गई तो जैसे कहते हैं ना, मेरी रूह कांप गई उस बच्चे की सामने लाइव देखकर उस बच्चे को। एक कहते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, एक मैगेट वुंड होता है, छोटा सा घाव होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं छोटे से घाव में। पर अगर कोई नज़रअंदाज करे तो वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो वो इतना बड़ा वुंड हो गया था उसके सर पे, 1 महीना कम से कम अराउंड। और 1 महीने से लोग उसे देख रहे हैं। ये नहीं कि किसी से कॉल करी गई हो, कोई शायद पहले कॉल कर देता ना तो शायद वो बच जाता। मैं उसके पास गई, उसके, आप सोचो कि किसी इंसान के दिमाग की नस तक दिख रही हो, पूरा स्कल खा लिया था मैगट्स ने। उसके दिमाग की नस ब्लिंक कर रही थी ऐसे, उसके दिमाग की नस तक दिख रही थी। क्या कोई इंसान सरवाइव कर पाएगा ऐसे? वो बच्चा जीवित था उस टाइम, और उसको तुरंत उठाया। उस टाइम मेरा शेल्टर भी नहीं था, तो मैं शेल्टर लेके जा रही थी आसपास, वो डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही थी।
वो जाते जाते ही ख़त्म हो गया था। तो अगर शायद लोग पहले देख लेते उस बच्चे की कंडीशन, बता देते या कोई उसे वक्त पे डॉक्टर के यहाँ ले जाता, तो शायद नहीं, बिल्कुल वो बच्चा बच जाता, क्योंकि मैगेट्स के केस बच जाते अगर इतना गहरा घाव ना हो तो। छवि, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जो लोग एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ जानवर ही समझते हैं और उनको कभी डंडे से, कभी लाठी से, कभी खुद अपने हाथ पैरों से मारते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो क्यों करते हैं? वो उनको क्यों नहीं समझते कि वो भी एक जान है? उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? और उन इस चीज़ के लिए कोई लॉ है? मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो फीडिंग कराने में, इन बच्चों को जब फीडिंग कराती थी तभी पता चला था कि ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं, डंडा मारते हैं, ये सबको पता है, डंडा मारते हैं। बट मेरे पास, मेरे ही एरिया में ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने इतने अपराध करे हैं बच्चों के साथ जो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने बस वीडियोस में देखा था कि इस एरिया में ऐसा हो गया, इस एनजीओ के पेज में ऐसा देखा, ऐसा हो गया, बट मैंने नहीं सोचा था मेरे आसपास भी ऐसा हो सकता है। एक आदमी था, उसने लोहे की रॉड से उस बच्चे को मारा, और सिर्फ इस वजह से कि वो उस गली में पॉटी करती थी, उस गली में रहती थी। मैं उन इंसानों से बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग घर में रह रहे हो, तुम्हारा घर है, तुम गाड़ी अपनी बाहर खड़ी कर रहे हो उसी गली में, उसी रोड पे, और तुम कहते हो कि ये हमारी गली है, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन बच्चों की भी तो रोड है, तुम्हारा घर है, तुमने घर ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट इन बच्चों का क्या है? इन बच्चों का तो घर रोड ही है ना, और क्या है? और ये बच्चे रोड पे भी फ्री नहीं महसूस करते, सिर्फ ऐसे इंसानों की वजह से। और उस बंदे पे अभी भी केस चल रहा है। प्लस सबसे बड़ा ज़िंदगी का केस अब तक का मेरा ये है कि मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आप सबको। मैं चेन्नई जा रही थी यहाँ से एक कंपटीशन के रिगार्डिंग। तो मैं, चेन्नई का रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, अराउंड 24 आवर्स के ऊपर। तो मैं पहुँची भी नहीं थी। बेंगलोर से पहले एक स्टेशन आता है धनबाद या धन्नौर करके, मुझे याद नहीं है एरिया उसका नाम। वहाँ पे एक कॉल आती है मेरे पास, मैं ट्रेन में थी, कि एक बच्चे को किसी ने आपके एरिया में, मेरे एरिया में एक बच्चे को किसी ने डंडे से मारा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा वीडियो भेजो, वीडियो भेजी, तो वो वीडियो ऐसी थी जो हर कोई देखेगा ना, आप देखोगे रूह तक कांप जाएगी। वो वीडियो ऐसी थी। उस वीडियो को देखने के बाद मैं तुरंत उतर गई ट्रेन से। उसी टाइम जो नेक्स्ट स्टेशन था मैं उतर गई। प्लस मैं गलती से अपना वॉलेट भूल गई थी ट्रेन में। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे घर गई दिल्ली। आपने वापस रिटर्न टिकट की, रिटर्न ट्रेन पकड़ी? हाँ, मैं, बच्चा रेस्क्यू हो गया था, बच्चा एनजीओ में पहुंच गया था, किसी ने रेस्क्यू कर लिया था। मैं इसलिए उतरी, उस बंदे के ऊपर केस करना था मुझे, एफआईआर करनी थी। अगर मैं 5 दिन बाद आती तो मामला ठंडा हो जाता। मैं उतरी, उसके बाद मैंने रात को 2 बजे पहुंची, मैं पुलिस स्टेशन गई सीधे, और उस बंदे पे मैंने एफआईआर करी। उसके बाद वो केस अभी तक चल रहा है, पर वो बच्चा नहीं बचा। उन्होंने उस बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा, मतलब बच्चा लेटा हुआ है रोड पे आराम से, ना उसकी कोई गलती, ना उसने किसी को काटा। उस 2 लड़के थे, उन दोनों लड़कों ने डंडे से मारते गए, बच्चा बेहोश हो गया। उसके बाद वो कंटिन्यू से मार रहे, कंटिन्यू से मारने के मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चा बेहोश हो गया, उसके बाद क्यों उसे मारा जा रहा है। उसके सर पे बार बार मैं बता भी नहीं सकती कि कितने उन्होंने डंडे मारे हैं। ये वीडियोस है अभी भी मेरे पेज पे, और उस बंदे पे अभी भी केस चल रहा है, पर उस बंदे को अभी भी एहसास नहीं है। तो इसके लिए इतना खास कानून नहीं बना है जानवरों के लिए। मैं और हम सब एनिमल लवर लगे हुए हैं लॉ और स्ट्रिक्ट करने के लिए। इवन मास्क तब पे भी चालान था, जब मास्क पहनना वो था लॉकडाउन में, तो मास्क पे भी चालान था 500 का आई थिंक। पर इन बच्चों पे बहुत
बहुत कमज़ोर कानून है, इसीलिए इतनी क्रुएल्टी बढ़ती जा रही है, इसीलिए इतनी क्रुएल्टी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इन जानवरों के लिए? ये खुद तो नहीं बोल सकते आकर ना, तो ये चीज़ है। सो छवि, बेसिकली अब इस पॉडकास्ट के हम अपने एंड पे आने वाले हैं, और इस एंड के को जो हमारा एंड आने वाला है, इस एंड में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आपकी मम्मी का क्या रोल रहता है आपकी इस शेल्टर में और आपकी लाइफ में? मम्मी कैसे सपोर्ट करती हैं? मम्मी का ही रोल है सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मम्मी का ही रोल है। ये चीज़ मैं शायद सबको नहीं पता है, पर आज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो फीडिंग का जो खाना है वो मेरी मम्मी बनाती है। ओके। और इस टाइम शेल्टर में ऐसी है कंडीशन कि मेरे को ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है। अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगी तो एनजीओ आगे नहीं बढ़ेगा, और मैं बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, सारा दिन शेल्टर में रहती हैं, वो सारे बच्चों को देखती हैं, सारे मेडिसिन्स वो खुद देती हैं बच्चों को, और बच्चों की मसाज करती हैं। तो सारा ऑलमोस्ट सारा काम मम्मी का है, और मम्मी इज़ लाइक माई बैकबोन स्ट्रेंथ। तो मम्मी के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। मम्मी नहीं होती तो शायद मैं नहीं कर पाती, शायद क्या, डेफिनेटली मैं नहीं कर पाती। मम्मी को हमारी तरफ से और सारी ऑडियंस की तरफ से ढेर सारा प्यार। मम्मी जी, वी आर लव यू, आई लव यू। ओके, एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ऑडियंस जॉब करती हैं या फिर जो एनिमल लवर हैं, बट वो उनके लिए कुछ कर नहीं पाते जॉब के कारण, किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण, और एक चीज़ आप क्या, जो सोसाइटी आप चेंज लाना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जो कर नहीं पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, वो यही चीज़ कर सकते हैं कि आसपास के जब भी वो ऑफिस से आए, जितना भी, ज़रूरी नहीं कि आपको 10 to 15 बच्चों को खिलाना है या इतनी क्वांटिटी ऑफ बच्चों को खिलाना है खाना। जितना भी आपसे हो पाए आप गौ माता को खिलाओ या उनकी सेवा करो, या आप जैसे ही ऑफिस से आओ तो गली में 2-3 बच्चे जितने हैं उनकी आप एक बच्चे की भी जिम्मेदारी ले सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर पूरे इस हर एक सिटीज़न, अगर हमारे इस इंडिया में हर एक सिटीज़न एक बच्चे की भी एक सेवा करता है, एक बच्चे की भी, तो कल को ये एनजीओ बंद हो जाएंगे, सारे एनजीओ बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सब एक बच्चे की भी जिम्मेदारी लेंगे। बट और डेफिनेटली अगर फिर भी आपको टाइम नहीं मिलता है उसके बाद भी, तो आप किसी एनजीओ पे डोनेट कर सकते हैं या आसपास की फीडर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप एनजीओ में जाके डोनेट कर सकते हैं, या अपना बर्थडे, अपना कोई भी स्पेशल ओकेजन स्पॉन्सर कर सकते हैं एनजीओ में जाकर, एक दिन की मील स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फीडिंग ड्राइव पे जा सकते हैं संडे टू संडे। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। और मेन चीज़ है, मैं सोसाइटी में ऐसे चेंजेस लाना चाहती हूँ कि इनके लिए कैंपेन्स कराऊँ बार बार इन बच्चों के लिए, और लोगों में एक सोच चेंज हो थोड़ी इन बच्चों के लिए। लोग कहते हैं कि तुम कराओ, कुछ नहीं होने वाला, लोगों को नहीं समझ आएगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव के साथ साथ हमें पॉजिटिव भी सोचना चाहिए कि 100 में से अगर एक बंदे में भी चेंजेस आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे चेंजेस हम लोग ला सकते हैं, हम साथ मिल के चेंजेस ला सकते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि अगर हम लोग इनके लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। तो चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। बिल्कुल हम सब सारे जो जितने भी ऑडियंस है और जो हम मिलके ज़रूर, जितने भी अगर एक लोग भी एक डॉग्स की या एक एनिमल की जिम्मेदारी उठा ले कि हम इसको रोज़ सुबह शाम खाना खिलाएंगे, तो सच में एनजीओ बंद हो जाएंगे, और फॉर श्योर कि इन सब के ऊपर जो भी अत्याचार हो वो होना बंद हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच छवि, मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी सारी सच्चाई दिखाने के लिए, इंसानों को इंसानियत दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और इनको इतना प्यार बांटने के लिए। ऑफ कोर्स मैं भी अपने जो भी मेरे गली में हैं उन सबको मैं पहले मैं करता था, बट मैं अब और ज़्यादा करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीख के मेरे को लग रहा है कि इंसानियत यही है, सब यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है, और आप जब किसी लिए कुछ करते हो तो आपको पुण्य मिलता है। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरी इस आवाज़ को, इन बच्चों की आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाने में आपने हेल्प करी।
सो थैंक यू सो मच। सो ओवर करते इस हमारे पॉडकास्ट को, डांस टॉक विद ऋषिराज के। एंड फटाफट आप फीड एंड स्ट्रीट को ज़रूर फॉलो कर लेना। उस पर आप फंड रेजिंग के लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। एंड फॉलो करना है छवि AKA म्याऊ को, फीड एंड स्ट्रीट को। एंड सब्सक्राइब करना है डांस टॉक विद ऋषिराज को। एंड बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट हो, नेक्स्ट जो आर्टिस्ट हो, आपको पहले से पता चल जाए और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच मेरी कैमरा टीम दीपक एंड कुणाल। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।